Good evening, dear students. This is दीपांक आहारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट सेकंड सीन 8 को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने सीन 8 में ये देखा था कि सोलेनियो और सेलेरियो दोनों मिलते हैं और हमें ये पता चलता है कि शार्लोक की जो डॉटर है जेसिका वो लोरेंजो के साथ कहीं भाग गई है और शार्लोक को शक होता है कि वह बेसिनियो के साथ ही गया होगा और जेसिका भी लोरेंजो के साथ ही होगी और बेसिनियो के जहाज पर ही होगी। तो वह ड्यूक को जाकर कहता है कि वह अपने सैनिकों को भेजे और बेसिनियो को जहाज को सर्च करवाए, चेक करवाए। लेकिन जब तक उसके सोल्जर्स पहुंचते हैं बेसिनियो के जहाज पर, उससे पहले ही बेसिनियो का जहाज बंदरगाह से रवाना हो चुका होता है। और इधर जो फेमस मर्चेंट है एंटोनियो, वह ड्यूक को कन्विंस कर देता है कि बेसिनियो के जहाज पर लोरेंजो और उसकी डॉटर जेसिका वहां पे नहीं थे। लेकिन शार्लोक उनको झूठा ठहराता रहता है, लेकिन उसकी बात साबित नहीं हो पाती है। तो शार्लोक अपनी बात को लोगों को चिल्ला चिल्ला कहता है और इस तरह से वो बहुत सारी बातें कहता है कि उसकी जो डॉटर है जेसिका, उसको भगा लिया गया है, वो भाग गई है और उसकी डॉटर जेसिका बहुत सारा उसका पैसा लेके भाग गई है, बहुत सारे डुकेट्स लेके भाग गई है और उसे क्रिश्चियन ने भी भगा लिया है। इस तरह की बातें वो चिल्लाते चिल्लाते पूरी पब्लिक को बताते हुए जाता है। उसकी बातों से समझ में नहीं आता कि उसे रियल में किस बात से वो दुखी है, किस बात से वो सैड है। कभी तो ऐसा लगता है कि वो पूरे पैसे चले जाने से दुखी है और कभी ऐसा लगता है कि वो अपनी डॉटर जेसिका को खोने से दुखी है और कभी लगता है कि जेसिका एक क्रिश्चियन के साथ कहीं चले गई है, इसलिए वो बहुत ही उदास है। इस तरह से उसकी बातों का लोग मजाक उड़ाते हैं और उस पर ताना कसते हैं। इस तरह सोलेनियो और सेलेरियो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सेलेरियो को याद आता है कि उसे एक फ्रेंचमैन मिला था जिसने उसे बताया था कि दूर इंग्लिश चैनल और फ्रेंच चैनल के बीच एक बहुत ही वैल्यूएबल शिप जो है डूब चुका है। तो सेलेरियो सोलेनियो को बताता है कि जब उसने सुना तो उसे लगा कि हो सकता है कि वह एंटोनियो का जहाज भी डूब सकता है, लेकिन उसने मन ही मन ही प्रे किया कि काश वो एंटोनियो का जहाज नहीं हो। फिर दोनों दोस्त सेलेरियो और सोलेनियो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बेसिनियो और एंटोनियो दोनों आपस में विदाई लेते हैं और दोनों एक दूसरे से विदा लेते समय बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही सैड हो जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि बेसिनियो के चले जाने के बाद एंटोनियो बहुत ही अकेला है, बहुत ही सैड है, तो सेलेरियो और सोलेनियो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें एंटोनियो के पास जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अकेला है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सब हमने एक्ट सेकंड सीन 8 में डिटेल में डिस्कस किया था। सो आज मैं आपको एक्ट सेकंड सीन 9 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही एक्ट सेकंड सीन 9 बिगिन होता है, हमें बेलमोंट प्लेस दिखाया जाता है और बेलमोंट में पोर्शिया के घर के एक रूम को दिखाया जाता है। और इस प्लेस में इस सीन 9 में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे उन कैरेक्टर्स के नाम है नेरिसा, पोर्शिया, प्रिंस ऑफ एरागोन एंड हिज सर्वेंट्स। तो जैसे एक्ट सेकंड सीन 9 बिगिन होता है, सबसे पहले नेरिसा स्टेज पे एंट्री होती है और नेरिसा स्टेज पे आते ही बोलती है कि अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनको कहते हैं कि जल्दी काम करो जल्दी, क्योंकि जो एरागोन के प्रिंस है, प्रिंस ऑफ एरागोन है, वो जल्दी ही आ रहे हैं क्योंकि वह पोर्शिया से शादी करने के लिए आए हैं, यहाँ पे मैरिज प्रपोजल लेके आए हैं और उन्होंने शपथ ले चुके हैं, वो जो कंडीशन है उसको मान चुके हैं। और अब जो कास्केट्स है उनको सेलेक्ट करने के लिए, उनको चूज करने के लिए वो जल्दी ही इधर आ रहे हैं। नेरिसा के ऐसा कहने के साथ ही प्रिंस ऑफ एरागोन उसके सर्वेंट्स के साथ और पोर्शिया जो है स्टेज पर अपीयर होती है। स्टेज पर अपीयर होते ही पोर्शिया कहती है कि सभी कास्केट जो तीनों टाइप के जो कास्केट है वहां रखे हुए हैं और आप जिस कास्केट को चूज करेंगे उसमें अगर मेरा पोर्ट्रेट निकला, अगर मेरी पिक्चर निकली तो मैं आपसे जल्दी ही विवाह कर लूंगी, उसी टाइम ही आपसे शादी कर लूंगी। लेकिन अगर वो खाली निकला या मेरा पोर्ट्रेट और पिक्चर उसमें नहीं निकली तो फिर आपको बिना शर्त के यहाँ से रवाना होना पड़ेगा और साथ ही जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं वो आपको लाइफ टाइम माननी पड़ेगी। पोर्शिया की बात सुनकर प्रिंस ऑफ एरागोन कहता है कि हाँ, मुझे तीनों शर्तें पता है। पहली शर्त यह है कि मैं जो भी कास्केट चूज करूंगा, मैं कोई भी डिब्बा अगर सेलेक्ट करूंगा तो उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा कास्केट चूज किया था। और दूसरी शर्त यह है कि अगर मैं असफल रह गया, अगर मैं सही कास्केट को चूज करने में असफल रह गया
तो मैं लाइफ टाइम किसी भी औरत से विवाह नहीं करूंगा। और तीसरी कंडीशन, तीसरी शर्त ये थी कि अगर मैं असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया सही कास्ट को चूज करने में, तो बिना कुछ शर्त रखे, बिना कुछ किए ही यहाँ से चुपचाप ही रवाना हो जाऊंगा और ये जगह छोड़कर चले जाऊंगा बिना कोई वाद विवाद किए। पोर्शिया प्रिंस ऑफ एरागोन की बात सुन कहती है कि हाँ, ये मेरे फादर की लास्ट विल है, इसलिए सभी को यह कंडीशन माननी ही पड़ेगी, शर्तें माननी ही पड़ेगी, तभी जाकर ही वो इस लायक हो सकते हैं कि वो मेरे लिए मीन्स मेरे से शादी करने के लिए इन तीनों कास्केट में से एक चूज करने के लायक तभी वो बन सकते हैं। पोर्शिया की बात सुनकर प्रिंस ऑफ एरागोन कहता है, यहाँ पे 3 कास्केट रखे गए हैं, एक गोल्ड का कास्केट है, एक सिल्वर कास्केट है और एक लेड कास्केट है। और इन तीनों कास्केट में कुछ न कुछ ऊपर रिटर्न है, कुछ न कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रिंस ऑफ एरागोन लेड के कास्केट के पास जाता है और उसमें जो लिखा होता है उसको पढ़ते हुए कहता है कि जो कोई इस कास्केट को चूज करेगा वो सभी उन चीजों को खो देगा जिसको कि वह अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट मानता है और सभी को संकट में डाल देगा। फिर आगे गोल्ड के कास्केट के पास जगह कहता है, जो इसमें लिखा होता है उसको पढ़ते हुए कहता है कि जो कोई गोल्ड के कास्केट को चूज करेगा उसे वही मिलेगा जो इस दुनिया में अधिकतर लोग विश करते हैं, उन्हें वही मिलेगा। ऐसा पढ़ने के बाद वो लेड के कास्केट के लिए कहता है कि अगर ये थोड़ा और ब्यूटीफुल होता, थोड़ा और अच्छा दिखता तो शायद मैं इसको सेलेक्ट कर भी देता, चूज कर भी देता, लेकिन मैं इस भद्दे से कास्केट को अपनी जो प्यारी चीजें उनको खतरे में डालकर कभी भी चूज नहीं कर सकता। तो मैं इस लेड की कास्केट को चूज करने वाला हूं ही नहीं। फिर जो गोल्ड की कास्केट में जो लिखा होता है कि यह उसी को मिलेगा जो अधिकतर लोग इस दुनिया में चाहते हैं, तो अधिकतर लोग तो मूर्ख है, और अधिकतर लोग जो चाहते हैं वो हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि अधिकतर लोग तो बाहरी दिखावे से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, और बाहरी दिखावे के ऊपर जाते जाते अंदर की जो सुंदरता उनको देख नहीं पाते। अधिकतर लोग इस दुनिया में ऐसा ही करते हैं और हमेशा धोखा खा जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अधिकतर लोग जो चाहते हैं, जो अधिकतर गंवार लोग जो चाहते हैं इस दुनिया में, तो मैं ऐसा बनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अधिकतर मूर्ख लोगों जैसा नहीं चाहता हूं मेरी अपनी लाइफ में। फिर सिल्वर के कास्केट को देखते हुए कहता है कि इसमें क्या लिखा है। सिल्वर के कास्केट पर लिखा होता है कि जो इसे चुनेगा उसे वही मिलेगा जिसके कि वो काबिल है, जिसके कि वह योग्य है। यह बात पढ़कर वह तारीफ करते हुए कहता है कि क्या खूब लिखा है। वास्तव में ऐसा कौन आदमी होगा जो अपने भाग्य को धोखा देकर कोई अच्छी चीज हासिल कर सकता है। जब तक किसी आदमी में भीतर में उसकी योग्यता नहीं होगी, किसी चीज को पाने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी, तब तक वो उस चीज को हासिल कभी भी नहीं कर सकता, और किसी को भी उस चीज को पाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है जिसकी कि वो काबिल नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रिंस ऑफ एरागोन एक फेमस कोटेशन बोलता है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Or that states, degrees and offices were not derived corruptly, and that clear honor were purchased by the merit of the wearer. How many then should cover that stand wear? How many be commanded that command? How much low peasantry would then he gleaned from the true seed of honor? And how much honor picked up from the chaff and ruin of the times to be new varnished? तो प्रिंस ऑफ एरागोन के इस डायलॉग का मीनिंग है कि वो कहता है कि दुनिया में कितना अच्छा होता कि अगर सभी जो बड़ी बड़ी पावर है, बड़े बड़े पद है, बड़े बड़े जो लोग हैं और जो पैसा है वो सभी अपनी योग्यता से ही सभी को मिली होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, बल्कि अधिकतर लोग जो है गलत तरीकों से पद को हासिल कर लेते हैं, पावर ले लेते हैं और मनी कमा लेते हैं। और ऐसा होने पर, गलत तरीके यूज करने पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें ऊपर से तो बहुत ही रिस्पेक्ट लगते हैं, बहुत ही सम्माननीय लगते हैं, लेकिन रियल में अगर हम उनके अंदर जाके तो वो बहुत ही सम्माननीय नहीं होते हैं, बहुत ही इसके विपरीत होते हैं, बिल्कुल ही अलग ही पर्सन होते हैं जो कि बिल्कुल भी किसी के भी सम्मान के योग्य नहीं होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को कमांड देते हैं और अपना काम करवाते हैं और उनके पास बहुत ही पावर होती है, लेकिन रियल में वो इस काबिल होते हैं कि उनको कमांड दी जाए और उनसे काम करवाया जाए, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं होते हैं कि वो किसी के कमांडर बन सके या किसी को ऑर्डर दे सके, आदेश दे सके। लेकिन गलत तरीकों को यूज करके वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस पद को हासिल कर लेते हैं गलत तरीकों से। जबकि वो रियल में अगर देखा जाए तो उस
पद के वो योग्य भी नहीं होते, लेकिन बिना योग्यता प्राप्त किए भी वो उस जगह पर चले जाते हैं और इस तरह से सभी को यह भुगतना पड़ता है। तो प्रिंस ऑफ एरागोन एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी सम्मानित किए जाते हैं, रिस्पेक्ट किए जाते हैं, लेकिन रियल में वो इस लायक नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लायक नहीं समझा जाता है, लेकिन रियल में वही एबल होते हैं, वही लायक होते हैं जो कि उस सम्मान के सच्चे हकदार होते हैं। तो इस दुनिया में गलत तरीकों से ही अधिकतर चीजें हासिल की जाती है और कितना अच्छा होता है अगर सब कुछ सही होता, बिल्कुल ऑनरेबल तरीके से होता, बिना करप्शन के सही होता। ऐसा प्रिंस ऑफ एरागोन कहना चाहता है इस डायलॉग से। और आगे कहता है कि इसलिए अब मुझे शीघ्र ही चुनाव कर लेना चाहिए, चूज कर लेना चाहिए कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। और फिर से वो सिल्वर कास्केट पे लिखी गई लाइन को पढ़ता है कि जो इसे चूज करेगा उसे वही मिलेगा जिसकी कि वो काबिल है, जिसकी कि वो एबल है। ऐसा कहते हुए प्रिंस ऑफ एरागोन कहता है कि मुझे वही मिलेगा जिसके कि मैं काबिल हूँ। अब मैं चाहता हूं कि इस सिल्वर कास्केट की जो की है चाबी लेके आइए और मैं इस को अनलॉक करता हूं, देखता हूं कि मैं किस काबिल हूं और मेरे फॉर्चून में क्या लिखा हुआ है, पोर्शिया लिखी है या नहीं लिखी है। तो प्रिंस ऑफ एरागोन चाबी लेकर उस सिल्वर कास्केट को ओपन करता है। प्रिंस ऑफ एरागोन जो इसके अंदर देखता है, सिल्वर कास्केट के अंदर देखता है, उसको देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है इसमें क्या है, इसमें तो तुम्हारा कोई पोर्ट्रेट या पिक्चर नहीं है, इसमें तो एक मूर्ख ब्लाइंड पर्सन का चित्र है और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी है। रुको मैं इसे पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। कहता है कि इसमें तो पोर्शिया का चित्र है ही नहीं, पोर्ट्रेट है ही नहीं, और इसमें लिखा है कि जो कोई मुझे चुनेगा वो उतना ही पाएगा जितने की वो काबिल है, जितने की वो योग्य है। तो क्या मैं इसी लायक हूँ कि मैं एक मूर्ख अंधे पर्सन का चित्र प्राप्त कर सकूं और मुझमें कुछ भी योग्यता नहीं है क्या मुझे यही ना मिलना चाहिए? क्या इससे अधिक योग्यता मैं नहीं रखता क्या? फिर आगे कहता है कि देखता हूं इसमें क्या लिखा है। तो उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि ये जो डिसीजन है वो भी उतना ही प्योर है, उतना ही शुद्ध है जितने की चांदी जो है, सिल्वर जो है 7 बार आग में तपाकर बिल्कुल प्योर की जाती है, शुद्ध की जाती है। फिर इसमें लिखा होता है कि संसार में, इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जो कि बुद्धिमानी का एक लबादा, एक चोगा जो है पहन के रखते हैं, जिससे कि दुनिया को लगता है कि वो बहुत ही वाइज है, बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन जिस प्रकार से इस कास्केट पर सिल्वर का कलर चढ़ा है, सिल्वर का पानी चढ़ा है, उसी तरह से तुम कुछ भी कर लो, रहोगे तुम हमेशा मूर्ख ही। इसलिए तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो प्रेम प्रपोजल था, जो लव प्रपोजल था, मैरिज प्रपोजल था, वह रिजेक्ट हो चुका है और तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ था। फिर प्रिंस ऑफ एरागोन अपने आप से कहता है कि मैं जितनी देर यहाँ तक रुकूंगा उतना ही अपने आप को मूर्ख बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ सुंदरी, और मैं अपने प्रॉमिस का बिल्कुल सच्चा हूँ और मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रिंस ऑफ एरागोन और उसके सर्वेंट्स स्टेज से चले जाते हैं। प्रिंस ऑफ एरागोन और उसके सर्वेंट्स के जाने के बाद पोर्शिया और नेरिसा आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट वहां पे एंट्री लेता है। वो सर्वेंट आते ही पोर्शिया कहता है कि अभी अभी वेनिस से एक युवक आया है और वह कहता है कि वो अपने मालिक के साथ आया है और बहुत सारी कीमती सौगातें भी लेके आया है। और फिर उस युवक की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने आज से पहले इतना हैंडसम जो है युवक यहाँ पर नहीं देखा है। लेकिन पोर्शिया जो है उस सर्वेंट की बात काटते हुए कहते हैं कि ज्यादा तारीफ मत करो, मैं खुद ही देख लूंगी कि वो कितना हैंडसम है और कितना नहीं। क्या पता वो तुम्हारी रिश्तेदारी हो, इसलिए तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। फिर अपनी फ्रेंड नेरिसा को कहती है कि चलो हम जल्दी देखना चाहते हैं कि कौन वेनिस से आया है, ताकि हमें पता चले कि और कौन मैरिज प्रपोजल लेकर आया है। पोर्शिया की बात सुनकर नेरिसा कहती है कि काश ऐसा हो कि वो बेचैनी हुई हो, और ऐसा कहकर पोर्शिया और नेरिसा स्टेज से चली जाती है। और इसी के साथ एक्ट सेकंड सीन 9 फिनिश होता है, समाप्त होता है। और अब इस तरह से एक्ट सेकंड जो है उसके सभी सीन्स पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट थर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।